कभी सोचा है कि भारत में जो इतनी सारी नदियां हैं जो देश के कोने कोने तक जाती हैं, उनका ये पूरा जाल, ये नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और भारत की अपवाह प्रणालियों को समझेंगे। चलिए इस सफर को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, बारिश की एक नन्ही सी बूंद जब जमीन पर गिरती है तो उसकी अपनी एक पूरी कहानी है, एक लंबी यात्रा है। आइए पानी की इसी यात्रा का पता लगाते हैं जो छोटी छोटी धाराओं से शुरू होकर विशाल महासागर में जाकर खत्म होती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, अपवाह। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर है बहुत सिंपल। तो अपवाह, इसका मतलब सिर्फ एक अकेली नदी नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा नेटवर्क है। मतलब किसी भी इलाके में जो छोटी बड़ी नदियां और धाराएं हैं, वो सब मिलकर पानी को एक दिशा में ले जाती हैं। ये पूरा जाल ही उस इलाके के लिए लाइफलाइन जैसा है। अब ये होता कैसे है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब शुरू होता है छोटी छोटी धाराओं से। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, वो एक दूसरे में मिलती जाती हैं और बड़ी होती जाती हैं, जब तक कि वो एक मेन रिवर ना बन जाएं। और आखिर में यही मेन रिवर अपनी यात्रा किसी बहुत बड़े वाटर बॉडी जैसे कि समुद्र या महासागर में मिलकर पूरी करती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि एक नदी सिस्टम बनता कैसे है, पर हम उस एरिया को कैसे डिफाइन करें जहां से एक नदी अपना सारा पानी इकट्ठा करती है? और वो क्या चीज है जो एक नदी के सिस्टम को दूसरे से अलग करती है? चलिए इसे भी समझते हैं। तो वो पूरा इलाका जहां से एक मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियां पानी जमा करती हैं, उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। आप इसे नदी का कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक द्रोणी में कुछ भी होता है, चाहे भारी बारिश हो या प्रदूषण, उसका असर पूरे नदी सिस्टम पर पड़ता है। हाँ, पर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर गंगा का अपना इतना बड़ा कलेक्शन एरिया है और सिंधु का अपना, तो इन दोनों को अलग क्या करता है? कोई तो बॉर्डर होगा, है ना? उस बॉर्डर को क्या कहते हैं? तो यहीं पर दो बड़े आइडियाज सामने आते हैं। एक तरफ है अपवाह द्रोणी जो पानी जमा करती है, और दूसरी तरफ है जल विभाजक जो पानी को अलग अलग दिशाओं में बांटता है। कोई भी ऊंची जमीन जैसे कोई पहाड़ या पठार जो दो द्रोणियों को अलग कर दे, वही जल विभाजक कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। हरियाणा का अंबाला शहर एक परफेक्ट जल विभाजक का काम करता है। देखिए, अंबाला जो है वो एक ऊंची जमीन पर बसा है। अब इस ऊंचाई की वजह से होता यह है कि इसके पश्चिम की तरफ गिरने वाला पानी बहकर सिंधु नदी सिस्टम में चला जाता है, और जो पानी इसके पूरब की तरफ गिरता है वो गंगा नदी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। कमाल है ना? एक शहर भारत के दो सबसे बड़े नदी तंत्रों के बीच एक बॉर्डर का काम करता है। तो अब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे भारत की नदियों को एक साथ देखते हैं। भारत के ड्रेनेज सिस्टम को हम मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। भारत के फिजिकल फीचर्स के आधार पर यहाँ की नदियों को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स की नदियों का नेचर, पानी का सोर्स और उनका फ्लो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की कोई भी नदी उठा लीजिए, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी हो या कावेरी, वो या तो हिमालयी होगी या प्रायद्वीपीय। बस ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है भारत के विशाल नदी नेटवर्क को समझने का। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भारत की नदियां एक दूसरे से अलग कैसे हैं। फिर हम चलेंगे सिंधु की प्राचीन घाटी में, उसके बाद गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाएंगे, और फिर ब्रह्मपुत्र के शक्तिशाली बहाव को महसूस करेंगे। और आखिर में हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये नदियां क्यों सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, बल्कि हमारे हिमालय का धड़कता हुआ दिल हैं। देखिए, भारत की नदियों की कहानी को समझने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में बांटना होगा, और ये बंटवारा सीधे सीधे हमारे देश की जमीन की बनावट पर टिका है। मतलब कहाँ ऊंचे पहाड़ हैं और कहाँ विशाल पठार। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ है हिमालय की नदियां जो साल के 12 महीने बहती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि पिघलते हुए ग्लेशियरों से भी लगातार मिलता रहता है।
वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। इसी लगातार पानी के बहाव की वजह से हिमालयी नदियां एक लंबा सफर तय करती हैं, पहाड़ों को काटती हुई आगे बढ़ती हैं और समंदर में मिलने से ठीक पहले बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत उस नदी से करते हैं जिसके नाम पर एक पूरी सभ्यता का नाम पड़ा, सिंधु। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो इतिहास की एक जीती जागती बहती हुई धारा है। जरा सोचिए, तिब्बत की बर्फीली ऊंचाइयों पर मानसरोवर झील के पास से एक धारा निकलती है, यही है सिंधु। वहां से ये लद्दाख की खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए भारत में आती है, जहां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जैसी बड़ी बड़ी नदियां इसमें आ मिलती हैं। और फिर ये लगभग 2900 किलोमीटर का एक अविश्वसनीय सफर तय करके पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन सिंधु की कहानी सिर्फ इसके भूगोल तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत जरूरी जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। 1960 में हुई सिंधु जल संधि के मुताबिक भारत इस विशाल नदी सिस्टम के कुल पानी का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। यह एक ऐसा समझौता है जो आज भी इस पूरे क्षेत्र में पानी के बंटवारे को तय करता है। अब हम भारत के दिल की ओर बढ़ते हैं, गंगा की ओर। यह सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए मां है, देवी है और आस्था की एक बहती हुई धारा है। गंगा का जन्म असल में दो धाराओं भागीरथी और अलकनंदा के पवित्र संगम देवप्रयाग में होता है। हरिद्वार में आकर ये पहाड़ों की हलचल को पीछे छोड़ शांत मैदानों में उतरती है। अपने लंबे सफर में यमुना जैसी विशाल नदियां और चंबल जैसी प्रायद्वीपीय नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं और इसे 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक जीवन देने वाली नदी बना देती हैं। और गंगा की यात्रा का अंत एक बहुत ही शानदार नज़ारे के साथ होता है। यहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा बनाती है, सुंदरबन। ये सिर्फ एक कुदरती अजूबा नहीं है, बल्कि ये हमारे शानदार रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। अच्छा, अब हमारी यात्रा हमें एक ऐसी नदी की ओर ले जा रही है जो अपनी पहचान बदलती रहती है। ये है ब्रह्मपुत्र, एक ऐसी नदी जिसके कई नाम हैं और कई रूप हैं। इसकी कहानी भी तिब्बत में मानसरोवर के पास ही शुरू होती है, जहां इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है शोधक या द प्यूरिफायर। जब ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक गहरा मोड़ लेकर दाखिल होती है तो इसे देहांग कहा जाता है और फिर असम के मैदानों में आकर ये विशाल ब्रह्मपुत्र बन जाती है। बांग्लादेश में इसी का नाम जमुना हो जाता है। ये अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी और गाद लाती है, जिसकी वजह से ये नदी अक्सर अपना रास्ता बदलती है और कई बार भयानक बाढ़ का कारण भी बनती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र की इस विनाशकारी शक्ति के बीच उसकी रचनात्मकता का एक कमाल का उदाहरण भी देखने को मिलता है, माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र ने ही बनाया है। ये हमें याद दिलाता है कि कुदरत में बनाना और बिगाड़ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब हम इन तीनों महान नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को एक साथ देखते हैं तो हम सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं देखते, हम असल में उन धमनियों को देखते हैं जो उत्तर भारत की जमीन को सींचती हैं, हमारी फसलों को उगाती हैं, हमारी संस्कृतियों को जन्म देती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती हैं। तो सवाल यही है, क्या होता है जब एक विशाल पहाड़ एक दीवार की तरह खड़ा होकर नदियों के पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दे, उन्हें दो अलग अलग मंजिलों पर भेज दे? देखिए, भारत में नदियों के दो मेन परिवार हैं। एक तो वो जो हिमालय से निकलती हैं बर्फ पिघलने से, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। आज का हमारा फोकस इन्हीं प्रायद्वीपीय नदियों के अनोखे सफर पर है। तो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? वो है भारत का महान जल विभाजक, यानी पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट हैं क्या? असल में ये भारत के वेस्ट कोस्ट के साथ साथ चलने वाली एक बहुत लंबी पहाड़ों की रेंज है और इसका सबसे बड़ा काम है एक वाटर डिवाइड का। मतलब यही वो लकीर है जो तय करती है कि कौन सी नदी पश्चिम में जाएगी और कौन सी पूरब में। अब एक मजेदार बात, पश्चिमी घाट से निकलने वाली इन सभी नदियों में ना कुछ बातें एक जैसी हैं। जैसे ये ज्यादातर सीजनल होती हैं, मतलब इनका पानी बारिश पर डिपेंड करता है। इनके रास्ते भी ज्यादा गहरे नहीं होते, उथले होते हैं और इनके जो बेसिन हैं वो हिमालय के नदियों के सामने काफी छोटे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सफर पर निकलते हैं। ये वो सफर है जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर है। और ये सफर कैसा है?
बिल्कुल एक छोटी और तेज दौड़ की तरह। ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और फटाक से बहुत कम दूरी तय करके अरब सागर में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये समंदर में मिलने से पहले एस्चुरी बनाती हैं। तो ये एस्चुरी आखिर है क्या? सोचिए, ये नदी का एक पतला सा फनल जैसा मुहाना है जहां नदी का मीठा पानी सीधे समंदर के खारे पानी से जा मिलता है। ये डेल्टा से एकदम अलग चीज है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में एक नदी है जिसका रास्ता बड़ा ही नाटकीय और दिलचस्प है, और वो है नर्मदा। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और ये सीधी सादी नहीं बहती बल्कि एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। रास्ते में ये संगमरमर की चट्टानों को काटती है और फिर जबलपुर के पास बनाती है वो शानदार धुआंधार वाटरफॉल। और पता है, नर्मदा अकेली नहीं है, उसके ठीक पास तापी नदी भी लगभग उसी के पैरेलल उसी रास्ते पर पश्चिम की ओर बहती है। तो ये तो हुई पश्चिम की कहानी। अब चलते हैं उस वाटर डिवाइड के दूसरी तरफ, और यहाँ जो सफर शुरू होता है वो एकदम उल्टा है, एक लंबा और घुमावदार रास्ता। पश्चिम वाली नदियों की तरह ये जल्दबाजी में नहीं है। ये नदियां तो पूरे दक्कन के पठार को पार करती हैं, एक बहुत लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। और याद है, हमने एस्चुरी की बात की थी। ये नदियां एस्चुरी नहीं बनाती, ये बनाती हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ये नदी अपने साथ जो भी मिट्टी गाद लाती है उसे समंदर में मिलने से पहले जमा कर देती है। इससे एक पंखे जैसे आकार की जमीन बन जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है, और यही कारण है कि इन इलाकों में खेती इतनी जबरदस्त होती है। अब पूरब की ओर बहने वाली इन नदियों में एक है जो सबसे बड़ी है, सबसे विशाल, और वो है गोदावरी। इसकी लंबाई का अंदाजा लगाइए, करीब 1500 किलोमीटर। मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी सिस्टम है, और इसके इसी विशाल आकार और महत्व की वजह से इसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, दक्षिण गंगा। गोदावरी के अलावा और भी बड़ी नदियां हैं इस तरफ, जैसे कृष्णा जो महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी करीब 1400 किलोमीटर लंबी है। फिर है कावेरी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आती है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल शिवसमुद्रम बनाती है। तो देखा आपने, एक ही जगह से शुरू होकर दो कितने अलग अलग सफर। चलिए अब एक फाइनल कंपैरिजन करते हैं इन दो तटों की कहानी का। ये टेबल समझिए पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, मंजिल अरब सागर, सफर छोटा और बनाती हैं एस्चुरी। दूसरी तरफ हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियां, मंजिल बंगाल की खाड़ी, सफर लंबा और बनाती हैं उपजाऊ डेल्टा। नर्मदा तापी एक तरफ तो गोदावरी कृष्णा कावेरी दूसरी तरफ, मतलब दो बिल्कुल अलग नतीजे। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि कैसे एक अकेली पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट नदियों की दो एकदम अलग अलग कहानियां लिखती हैं, एक छोटी और तेज तो दूसरी लंबी और विशाल। आज हम 5 खास मुद्दों को समझेंगे। सबसे पहले जल स्रोतों का महत्व क्या है, फिर हमारी अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या रोल है, इसके बाद हम प्रदूषण की गंभीर समस्या पर बात करेंगे, फिर आएंगे कुछ जरूरी तथ्य जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, और आखिर में एक बहुत ही खास अपील। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि झीलें सिर्फ पानी के खूबसूरत धब्बे नहीं हैं, बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए ये कितनी ज्यादा जरूरी हैं। जरा सोचिए, झीलें हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। ये बाढ़ को कंट्रोल करती हैं, नदियों के बहाव को ठीक रखती हैं, इनसे बिजली तक बनती है। इतना ही नहीं, ये हमारे आसपास के मौसम को भी अच्छा बनाए रखती हैं। और हाँ, घूमने फिरने के लिए तो ये बेस्ट जगह है ही। अच्छा, झीलों की बात तो हो गई, अब आते हैं हमारी नदियों पर। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सच कहें तो असली जीवन रेखा यही है। खेतों में जो फसलें लहलहाती हैं ना, वो इन्हीं नदियों के पानी से सींची जाती हैं। हमारे घरों में जो बिजली जलती है उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से आता है। और तो और बड़े बड़े जहाज जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं वो भी नदियों के रास्ते ही चलते हैं। तभी तो दुनिया की महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसीं। इसे अगर हम आसान शब्दों में कहें तो भारत जैसे देश के लिए जहां खेती ही सब कुछ है, नदियां सिर्फ जरूरी नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके बिना कुछ भी नहीं। लेकिन एक बहुत ही दुखद सच्चाई भी है, हमारी ये जीवन देने वाली नदियां आज खुद बहुत बड़े खतरे में हैं, और वो खतरा है प्रदूषण।
आइए इस बड़ी चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये प्रदूषण आता कहाँ से है? हमारे घरों से निकलने वाला कचरा, फैक्ट्रियों का जहरीला पानी और खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, ये सब मिलकर हमारी नदियों को बीमार कर रहे हैं। और इसका नतीजा, पानी की क्वालिटी दिन ब दिन खराब हो रही है और इसका सीधा असर हम सबकी सेहत पर पड़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस समस्या से निपटने के लिए कोशिशें नहीं हुई। सरकार ने समय समय पर कदम उठाए हैं। जैसे 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ और फिर 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना भी लाई गई। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अब बारी है कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स की जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए। पहला सवाल, बताइए भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है? लगाइए दिमाग। और अगर आपने गंगा बेसिन सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा नदी सिस्टम है। ओके, अगला सवाल, हमारे पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब है गोदावरी। और पता है, इसके बड़े आकार की वजह से इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। उन दो बड़ी नदियों के नाम बताइए जो रिफ्ट वैली यानी एक गहरी दरार वाली घाटी से होके बहती हैं। और वो नदियां हैं नर्मदा और तापी। ये ज्योग्राफिकली बहुत अनोखी हैं क्योंकि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, पर ये दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं। और हमारे इस रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जो हमारे ही देश में बनता है? बिल्कुल सही, ये है सुंदरबन डेल्टा, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। इन सारे फैक्ट्स को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम इस चर्चा के आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये इस ज्ञान को आगे बढ़ाने और हर किसी तक पहुंचाने के बारे में है। देखिए, अगर इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन से आपको वाकई कुछ सीखने को मिला, अगर ये आपके लिए मददगार साबित हुआ, तो हम बदले में एक छोटी सी मदद चाहते हैं। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो इसे लाइक करें ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत सही दिशा में है। दूसरा, इसे शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट का भविष्य संवार सकता है। और तीसरा, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके शेयर किए गए ये नोट्स और एक्सप्लेनेशन उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन्हें शायद सही गाइडेंस और आसान भाषा में पढ़ाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए हम सब मिलकर ये पक्का करें कि अच्छी और सरल शिक्षा हर छात्र तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।